अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर का बाकी यही चैप्टर रहता है हमारा चैप्टर 7, तो उसमें टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद फर्स्ट ईयर हमारी कंप्लीट हो जाएगी और फर्स्ट ईयर के बाद बाकी तो कल आपका टेस्ट है, जो टाइम हमारे पास इतना हमें नहीं मिला, फिर भी हमने शॉर्ट टाइम में कोशिश करके बहुत सारे चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। और इंटर आपने लोगों ने अभी फ्रेश पढ़ा होगा, तो यानी वो भी आपका काफ़ी क्लियर होगा। और इंटर में ऐसे लॉजिक प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट इतने सारे नहीं हैं, थियोरेटिकल है, वो जितना आप जैसे याद करेंगे। एमसीक्यूज़ तो आपको अपलोड किए हुए हैं, वही एमसीक्यूज़ आप पढ़ लें, समझ लें, याद कर लें, तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। तो फर्स्ट ईयर में अभी चैप्टर 7 को हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बाकी सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए। टाइटल है सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी यहाँ पे इस चैप्टर में हमारे पास दो पोर्शंस हैं, सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। जब दो चार चीज़ों को हम फिजिकली मिक्स करते हैं तो वो मिक्सचर्स बन जाते हैं। अगर मिक्सचर्स टॉप टू बॉटम टोटली एक ही फेस में हो, होमो माना सेम, वन, जिन्स टाइप एक ही किस्म के हों, एक शेप के, एक फेस के, एक कलर के, तो ऐसे मिक्सचर्स को होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ा जाएगा। जैसे वाटर और इंक एक ही शेप बन जाएगा, एक फेस, एक ही जो होगा उसका कलर होगा, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन पानी में ऑयल का एक ड्रॉप डाल दें, ऑयल पानी में डिजोल्व नहीं होगा। अब गिलास में आपको ऑयल का ड्रॉप भी नजर आएगा, पानी भी नजर आएगा, दो फेस, दो जिन्स, दो टाइप नजर आएंगे, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो जब दोनों चीजें आपस में होमोजीनियसली मिक्स हो जाएंगी तो ऐसे मिक्सचर को हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं। और सॉल्यूशन में हमेशा दो किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जो डिजोल्व हो जाता है, जो घुल जाता है, गायब हो जाता है। पानी में अगर ग्लूकोज डिजोल्व हो गया, गायब हो गया, घुल गया, तो वो सॉल्यूट है। और इसको डिजोल्व करने वाली लिक्विड कौन सी थी? वाटर थी, वो सॉल्वेंट है। या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है, सॉल्यूट हमेशा कम अमाउंट में होगा, कम एक्सटेंट में होता है, और सॉल्वेंट ज्यादा एक्सटेंट में। अगर दो सॉल्यूशन को, दो लिक्विड्स को हम आपस में मिक्स करें तो सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, वो दो चीज़ों से हम पहचान पाएंगे। एक तो हमें मिकदार मालूम, जिसका कम मिकदार होगा वो सॉल्यूट, जिसका ज़्यादा मिकदार होगा वो सॉल्वेंट। दूसरा ये है कि सॉल्यूशन को हमेशा सॉल्यूट का नाम दिया जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, माना कॉपर सल्फेट सॉल्यूट है, उसको आप सॉल्यूशन में हासिल करें। जैसे सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, माना सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूट है। जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, माना सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट कोई और चीज़ होगी। तो सॉल्यूशंस जो हम बनाते हैं मुख्तलिफ कंसंट्रेशन की, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन माना स्ट्रॉन्गनेस ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। वो कंसंट्रेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे। यानी 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे उतनी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनानी है हमें तो नंबर ऑफ मोल हमें ज्यादा डिसॉल्व करने हैं, और लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल कम होंगे। तो कंसंट्रेशन की डायरेक्टली माना क्या हुई? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। उस कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए मेडिकल की बैचेस में हम 6 टेक्निक्स पढ़ाते हैं, पीटीबी को भी फॉलो करते हैं। इंजीनियरिंग की टेस्ट में इतने ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, आप बुक को फॉलो करें, लेक्चर्स को फॉलो करें, एमसीक्यूज़ को फॉलो करें, इनफ है। तो यहाँ पर हम 6 टेक्निक्स में 2 टेक्निक पढ़ते हैं, जिनकी हेल्प से हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ मालूम करते हैं, जो बुक में भी अवेलेबल है। एक का नाम है मोलर कंसंट्रेशन, दूसरी का नाम है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन को हम मोलरिटी भी पढ़ते हैं और मोलर कंसंट्रेशन को हम मोलरिटी भी पढ़ते हैं। मोलरिटी को कैपिटल एम से जाहिर करते हैं, मोलरिटी को स्मॉल एम से। दोनों का जॉब, दोनों का फंक्शन क्या है? सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मोलरिटी की डेफिनेशन ये है N/L। सारी डेफिनेशन आ गई, माना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जितने नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व होंगे वैसी वैसी मोलरिटी बनती जाएगी। अगर 1 मोल हम डिसॉल्व करेंगे 1 लीटर में तो उस सॉल्यूशन को 1 मोलर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अगर 2 मोल डिसॉल्व करेंगे 1 लीटर में तो ऐसी सॉल्यूशन को 2 मोलर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अगर आधा मोल डिसॉल्व करेंगे तो ऐसी सॉल्यूशन को हम हाफ मोलर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल में अगर आपसे पूछा जाए 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड आउट द मोलरिटी,
मोलरिटी फाइंड करने का फार्मूला ये है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो कि 10 ग्राम है, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास NaOH का 40 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि 1 लीटर में 1000 ml है। 1000 में कैंसिल, 10 की टेबल 1 टाइम, 40 पे 4 टाइम, 1/4 बना क्वार्टर मोलरिटी। 10 ग्राम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के डिजोल्व करेंगे 1 लीटर में तो हमें आंसर क्या मिला, क्वार्टर मोलरिटी। अब परेशान नहीं हुए, ये प्रॉब्लम हमें फार्मूले की हेल्प से नहीं सॉल्व करना। एंट्री टेस्ट में बड़ा आसान मेथड, आसान ट्रिक मैंने आपको पहले ही बता दिए। ये आप सिर्फ देखें 10 ग्राम में कितने मोल है। अगर 1 मोल होगा तो 1 मोलरिटी, आधा मोल होगा तो आधी मोलरिटी, चौथा मोल होगा चौथी मोलरिटी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना है, 40 ग्राम। 1 मोल बना 40 ग्राम। अभी मैंने आपको 10 ग्राम दिया है, चौथा मोल है तो अंडरस्टूड मोलरिटी चौथाई निकलेगी 0.25। अगर 2 मोल डिसॉल्व करेंगे, 80 ग्राम डिसॉल्व करेंगे तो मोलरिटी 2 निकलेगी। भले आप फार्मूला फॉलो करके चेक करें। तो फार्मूला फॉलो करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टली अपने आंसर तक पहुंचना है, ऑप्शन तक पहुंचना है। तो ये मोलरिटी की डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल पर लीटर। मोलरिटी भी सेम है, थोड़ा सा फर्क है। इधर सॉल्यूशन हम लीटर में बना रहे हैं, डेसीमीटर क्यूब में, अब हम सॉल्यूशन बनाएंगे ग्राम्स में या किलोग्राम में। तो वही कंसेप्ट है, कोई फर्क नहीं है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड मोलरिटी। यानी 1 मोल डिसॉल्व होगा 1 kg में तो 1 मोलर सॉल्यूशन होगी, हाफ मोल डिसॉल्व होगा 1 kg में तो हाफ मोलर सॉल्यूशन होगी। सेम फार्मूला, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे हम लिखेंगे ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन, उनकी कंसंट्रेशन की मेजरमेंट हमने पढ़ी। दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर में हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रेशन माना कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन माना एलिमिनेशन ऑफ वाटर। Hydration is a physical process while hydrolysis is chemical reaction. It is a chemical process. जब कोई भी न्यूट्रल साल्ट, नॉर्मल साल्ट जैसे कॉमन साल्ट घर में खाते हैं, पानी में मिक्स करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, फिजिकली सॉल्यूशन बनेगी, मिक्सचर बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। लेकिन अगर एसिडिक साल्ट को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो एसिड बेस बन जाएगी, या बेसिक साल्ट को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो एसिड बेस बन जाएगी। दैट इज केमिकल रिएक्शन। So hydrolysis is chemical reaction, hydration is physical process. In hydration, neutral salts are used with water, and in hydrolysis, acidic or basic salts are used with water. Hydration में जब रिएक्शन नहीं हो रहा, मिक्सचर बन रहा है, तो नो बॉन्ड ब्रेकिंग अकर्स, नो रिएक्शन अकर्स। जब रिएक्शन नहीं होगा तो पीएच में चेंज भी नहीं आएगी, कोई एसिड बेस नहीं बनेगी। लेकिन हाइड्रोलाइसिस में एसिड साल्ट, बेसिक साल्ट रिएक्शन करके दिखाते हैं, तो इनमें रिएक्शन भी होगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगी, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगी, पीएच में चेंज भी होगी, और नए सबस्टेंस बनेंगे जो कि एसिड बेस होंगे। ये हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस में डिफरेंस है। हाइड्रेशन में साल्ट फिजिकली मिक्सड है, उस साल्ट को हम क्रिस्टल्स के थ्रू, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट भी कर सकते हैं। नमक पानी में डिसॉल्व किया, पानी को आप एवापोरेट करें, नमक वापस रीअपियर हो जाएगा। वो जब आपको नमक मिलेगा तो वो वेट होगा, गीला होगा। उसको ओवन में या वैसे ही रूम टेम्परेचर पे ड्राई करें, 5, 6, 8 घंटों के बाद खुश्क हो जाएगा, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाएगा। इसीलिए ऐसे साल्ट्स को हम कैसे लिखते हैं, साल्ट्स डॉट H2O, फिर NH2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे, 10 होंगे। पोटाशियम फिटकरी जो है 24 वाटर मॉलिक्यूल है, सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर मॉलिक्यूल है, कॉपर सल्फर में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। तो हाइड्रेशन में जो हम क्रिस्टल्स को बाहर निकालते हैं, उन क्रिस्टल्स में जितना वाटर के मॉलिक्यूल्स का अमाउंट होता है, उन वाटर के अमाउंट्स को हम पढ़ते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Now what is the water of crystallization? Number of water molecules in crystals is called as water of crystallization. उनको NH2O से लिखा जाता है। उनको हाइड्रेट्स भी पढ़ते हैं, उनको नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ साल्ट्स भी पढ़ते हैं। मुख्तलिफ साल्ट्स में मुख्तलिफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। कॉपर सल्फेट में 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, सोडियम कार्बन में 10 है। ये मुख्तलिफ क्यों होते हैं? ये वाटर मॉलिक्यूल्स का तादाद डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पे। जो आयंस होता है, पॉजिटिव आयन है साल्ट में, नेगेटिव आयन है, उसकी कितनी चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी माना न्यूक्लियर चार्ज। एटम का साइज लार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी कम होगी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कम होगा। एटम का, आयन का साइज कम होगा, यानी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी ज़्यादा होगा। सो रेडियस इज लार्ज, देन चार्ज डेंसिटी इज लो, एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर आल्सो लेस। ठीक है।
तो हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस। इसके बाद जब साल्ट को हम पानी में डालते हैं, हाइड्रोलाइसिस का अमल होता है, तो वो साल्ट आयोनाइज हो जाता है। फिर उस पर हमारे पास थ्योरी है, थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, जो अगस्त सवांत अर्हेनियस ने दी। इसमें पहला पॉइंट ये है, आयोनाइजेशन रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी किसी भी साल्ट को, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, किसी भी कंपाउंड को अगर हम आयंस में डिसोसिएट करना चाहें, 100% आयन नहीं मिलेंगे, कुछ अमाउंट आयंस का मिलेगा, कुछ अमाउंट अनयूज हो, वैसे का वैसा होगा। तो आयोनाइजेशन प्रोसेस इज रिवर्सिबल। 80%, 90% आयन को हम हासिल करते हैं, 95% तक, 100% हम आयंस नहीं हासिल कर सकते। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स वो आयोनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें अगर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए, मेल्ट करके या पानी में डिसॉल्व करके करंट पास किया जाए, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाएं। जैसे सोडियम क्लोराइड में जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा, गिलास में सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करके करंट पास किया जाए, तो सोडियम आयन अलग हो जाएंगे, क्लोरीन आयन अलग हो जाएंगे। इस सोडियम क्लोराइड के सब्सटेंस को हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो आयोनाइज हो चुका है आयंस में। तो थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन हमने पढ़ा, आयंस कौन से कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है। थर्ड पॉइंट है, वो जो आयंस बनेंगे सोडियम और क्लोरीन या कॉपर एंड क्लोरीन, उन पर चार्जेस कितने होंगे, नंबर ऑफ चार्जेस ऑफ आयंस इक्विवेलेंट टू वैलेंसी ऑफ आयन। सोडियम पे वैलेंसी +1 है, NaCl को तोड़ेंगे तो सोडियम पे चार्ज +1 होगी, क्लोरीन पे चार्ज -1 होगी। चौथा पॉइंट है, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर ऑलवेज बी इक्वल, सो द कंपाउंड शुड मस्ट बी न्यूट्रल। जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, जितने उसमें एटम्स होंगे, उतने ही आयंस बनेंगे ताकि कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाए। पांचवा पॉइंट है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कि आयोनाइजेशन की जो डिग्री है, आयोनाइजेशन का जो परसेंटेज है, कितनी परसेंटेज आयोनाइजेशन हो रही है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंपाउंड पे, कि कंपाउंड स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा आयंस देता है, तकरीबन कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, 90s में आयोनाइज हो जाता है परसेंटेज में। वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा परसेंटेज आयंस का देता है। 6 पॉइंट है, इसी आयोनाइजेशन अमल पे इलेक्ट्रिक करंट का कोई इफेक्ट नहीं होता। इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा अप्लाई करने से डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगी नहीं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन उतनी होगी जो नेचर पे डिपेंड करती है। करंट बढ़ाने से प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे इफेक्ट नहीं करता। डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आयोनिक कंपाउंड जल्दी टूट जाए, वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर पे, जो अभी हमने पढ़ा है, स्ट्रांग और वीक, डाइल्यूशन पे और टेम्परेचर पे। और कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक करंट जल्दी पास हो जाए, ज़्यादा पास हो जाए, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे, स्पीड ऑफ आयंस पे। कम आयंस होगी, डाइल्यूशन होगी, तो स्पीड ऑफ आयंस जल्दी होगी, करंट जल्दी पास होगा। थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन के बाद टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको मैं डायग्राम के शेप में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तमाम थ्योरी, तमाम पॉइंट्स जो बुक में 2-3 पेजेस हैं, वो इसमें आ जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा अमल है, एक ऐसा रिएक्शन है, जिसमें हम सोडियम क्लोराइड जैसा एक कंपाउंड लेते हैं, जो आयोनिक कंपाउंड होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे, उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, एक्वस बनाएंगे। जिसमें हम आयोनिक कंपाउंड को, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, बैटरी का करंट देके तोड़ देते हैं, सोडियम आयन अलग, क्लोरीन आयन अलग। तो एक ऐसा अमल जिसमें किसी आयोनिक कंपाउंड में करंट पास करके उसके आयंस को अलग किया जाए, उसके आयंस को आयोनाइज किया जाए, इस अमल को इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा जाता है। इस अमल में कौन से apparatus, कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे हमें कंस्ट्रक्शन करना है डायग्राम। हमारे पास एक बीकर होगा, उस बीकर में 2 तारों के लिए 2 प्लेट्स होंगे, जिनको हम इलेक्ट्रोड्स पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, दूसरा इलेक्ट्रोड नेगेटिव है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड पढ़ा जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड पढ़ा जाता है। एक बैटरी होगी जो करंट सप्लाई करेगी, ये बैटरी का करंट इलेक्ट्रोड्स के थ्रू सॉल्यूशन के अंदर पहुंचेगा। जैसे करंट पहुंचेगा तो सोडियम क्लोराइड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होगा, क्लोरीन नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ मूव होगा। सोडियम जब डिपॉजिट होगा कैथोड पे, तो उस पर कौन सा अमल होगा, रिडक्शन। नीचे में समझाऊंगा रिडक्शन है क्या, ऑक्सीडेशन है क्या। रिडक्शन माना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था क्लोरीन को आयोनिक बॉन्ड बनाने के दौरान, अब जब हम तोड़ रहे हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस हासिल करके न्यूट्रल बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन को हासिल करना, रिडक्शन। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया हुआ था, जब भी नेगेटिव आयन बना हुआ है, जब टूट जाएगा तो न्यूट्रल बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस देगा। इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को वापस करना, ऑक्सीडेशन का अमल है।
तो इस प्रोसेस में आपने क्या याद करना है, जो बीकर है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिस कंपाउंड को करंट देके हम तोड़ते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड होगा। तीसरी पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट खुद ब खुद करंट पास नहीं करता, उसको एक्वस में रहना चाहिए या मोल्टन स्टेट में हासिल करना चाहिए। चौथी पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इसके दो पार्ट्स हैं, एक रिएक्शन एक हिस्से पे हो रहा है, दूसरा रिएक्शन दूसरे हिस्से पे हो रहा है। नंबर 5, कैथोड जो है वो नेगेटिव साइड है, एनोड पॉजिटिव साइड है। कैथोड पे रिडक्शन का अमल होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन का अमल होगा। और नंबर 6, मेटल जब भी डिपॉजिट होगा वो कैथोड पे होगा, नॉन मेटल जब भी लिबरेट होगा वो एनोड साइड पे होगा। अब किसी की भी अगर आपको दी जाए कॉपर क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ें तो कॉपर मेटल है, उस पर रिडक्शन का अमल होगा, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट होगा और क्लोरीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे एनोड पे लिबरेट हो जाएगी। अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन के दो पार्ट्स हैं, दो हिस्से हैं। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा उसमें रिडक्शन भी जरूर होगा, जिस रिएक्शन में किसी हिस्से पे रिडक्शन होगा उसमें ऑक्सीडेशन भी जरूर होगा। ऑक्सीडेशन इज बिकॉज ऑफ रिडक्शन एंड रिडक्शन इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। इसीलिए जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो ऑक्सीडेशन की माना है गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो। एक हिस्सा याद करो, दूसरे हिस्से को अपोजिट लो जिद में। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इधर चार्ज बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन, चार्ज कम होगी तो रिडक्शन। मिसाल के तौर पे मैंने रिएक्शन लिखा है, ये आयरन है लोहा, इसमें ये एयर है, ऑक्सीजन जब एब्जॉर्ब हो जाएगी तो लोहे से जंग बन जाएगा, ये जंग का फार्मूला है। तो इस अमल में आयरन को आप देखें बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन, फिर ऑक्सीजन को भी आप देखें बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन। आयरन को जब हम बिफोर और आफ्टर चेंज कंपेयर करेंगे तो उस पर कौन सा अमल होगा, ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि ये आयरन फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है जो ऑक्सीजन के नीचे नंबर लिखा हुआ है +3। तो इंक्रीजिंग ऑफ चार्ज 0 से +3, चार्ज का बढ़ जाना ऑक्सीडेशन। दूसरा सबूत, इस पे 0 है, इस पे +3 है, माना इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन का अमल होगा। तीसरा प्रूफ कि ये फ्री है, आज़ाद है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन को इसने ऐड किया हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो 3 प्रूफ्स आपको मिलते हैं जिनमें ये साबित हो रहा है कि आयरन पे ऑक्सीडेशन का अमल हो रहा है। और अंडरस्टूड है, जब आयरन पे ऑक्सीडेशन का अमल है तो दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, तो यानी ऑक्सीजन पे रिडक्शन का अमल होगा। वो कैसे? इधर ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं है, इधर ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगी, जो आयरन के नीचे नंबर लिखा हुआ है -2, तो डिक्रीजिंग ऑफ चार्ज इज ए रिडक्शन। ठीक है, इधर ऑक्सीजन 0 है, इधर माइनस में चला गया, माना इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो ये आपके हो गए ऑक्सीडेशन चेंजेस और रिडक्शन चेंजेस। तो ये 7.1 लेक्चर का पहला मेरा हिस्सा है जिसमें अभी हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़े। अब इसके बाद जो दूसरा हिस्सा होगा जिसमें थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन इंडिकेटर्स, वो हम डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल के तौर पे ये डिस्कस किया हमने, ये क्लियर करें। और उसके बाद अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ एसिड और बेसिस पे मज़ीद, ये इंशाल्लाह इसी लेक्चर में हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। H पॉजिटिव आइंस, तो जो सब्सटेंसेस H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेंगे वो एसिड्स, और जो एक्सेप्ट करेंगे वो बेसिस। आगे मैं एग्जांपल भी आपको देता हूँ। आखिरी कॉन्सेप्ट लिव्स का जो हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा था, जिस भी सब्सटेंस के पास लोन पेयर है, अगर वो वन साइडेड लोन पेयर शेयर करना चाहेगा, ट्रांसफर करना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा, डोनेट करना चाहेगा, तो वो लिव्स का कॉन्सेप्ट होगा, लिव्स बेस कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज लिव्स बेस, और उससे जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, लिव्स एसिड। मिसाल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, इसमें OH कॉमन है तो अर्हेनियस बेस है।
हमने पढ़ा था, जिसमें OH कॉमन होगा वो अर्हेनियस बेस। HCl इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, ये अर्हेनियस एसिड है, जिसमें H पॉजिटिव आयन होगा वो अर्हेनियस एसिड। अब हम अमोनियम आयन को पढ़ते हैं, ये अमोनियम आयन है, ये कोवलेंट बॉन्ड, ये वन साइडेड अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर H को दे रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, तो नाइट्रोजन जो है वो लेविस बेस कहलाएगा, क्योंकि लेविस बेस का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करना। और ये किसको डोनेट कर रहा है, H को, तो H क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, ये लेविस एसिड है। इसके अलावा अगर हम रिएक्शन पढ़ें HCl और वाटर, ArOH3 और Cl, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसमें HCl क्या कर रहा है, अपना हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन वाटर में डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, यानी ये ब्रोंसिल लोअरी एसिड। ब्रोंसिल लोअरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा, वो ब्रोंसिल लोअरी एसिड। और एक्सेप्ट कौन कर रहा है, वाटर, तो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो ब्रोंसिल लोअरी बेस। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो ये H3O आयन H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा, तो ये ब्रोंसिल लोअरी एसिड बन जाएगा, और वापसी में क्लोरीन गेन करेगा, ये ब्रोंसिल लोअरी बेस बन जाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट एसिड बेसिस का आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई, और समझ में क्यों नहीं आएंगी, बहुत ही आसान है, बाकी सिर्फ इसको समझ के भूल नहीं जाना, इनको आपने रिमेंबर करना है, किताब टेक्स्ट से। इसके अलावा एसिड्स में स्ट्रॉन्गनेस क्या होती है, वीकनेस क्या होती है। कुछ एसिड्स बाय रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाती हैं, कुछ एसिड्स वीक एसिड्स कहलाती हैं। इसी तरीके से बेसिस भी कुछ स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक बेसिस हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, किसी भी एसिड को अगर हम आयोनाइज करना चाहें, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में आयोनाइज हो जाए, 80% आयन्स में कन्वर्ट हो जाए, 60% आयन में कन्वर्ट हो जाए, 90% आयन में कन्वर्ट हो जाए, यानी ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, तो उस एसिड को हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसे नाइट्रिक एसिड है। और जो एसिड पार्टली थोड़े आयन्स बनाएगी, जैसे एसिटिक एसिड के 1000 पार्टिकल में से सिर्फ 4 पार्टिकल आयोनाइज हो जाते हैं, बाकी 996 पार्टिकल अनआयोनाइज रहते हैं, तो ये पार्टली थोड़ा हिस्सा आयोनाइज कर रहा है, ये वीक एसिड कहलाएगा। बेसिस के कॉन्सेप्ट भी वही है, जो बेसिस ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड 90 to 95% आयोनाइज हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही थोड़ा 17% आयोनाइज हो जाता है, तो यानी ये वीक बेसिस है। तो ये स्ट्रॉन्गनेस ऑफ एसिड और बेसिस का कॉन्सेप्ट हुआ। अब इन एसिड्स और बेसिस की और मज़ीद स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए, स्ट्रेंथ नापने के लिए, कंसंट्रेशन नापने के लिए मोलरिटी के अलावा और भी मेथड है, जिसका नाम है pH, जो 1909 में सोरेनसन ने इंट्रोड्यूस कराया। ये स्मॉल p, कैपिटल P लिखेंगे तो प्रेशर बन जाएगा, स्मॉल p, P माना पावर, H माना हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ये पावर ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन का जो फार्मूला है, ये हम इस्तेमाल करते हैं कब, टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ऑफ एसिड। ये जाहिर करने के लिए कि एसिड में H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी है, अगर ज्यादा होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, कम होगी तो वो वीक एसिड होगी। मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करेंगे, इट इज द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ H पॉजिटिव आयन, यानी log 1/H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। या फिर इजी फार्मूले में प्रॉब्लम कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं, pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अब इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान हिंट दे रहा हूँ, बगैर फार्मूले, बगैर कैलकुलेशन के। एक तो लॉगरिथम की वैल्यू आपने याद करनी है, और उसके अलावा ये कि 10 का जितना भी नेगेटिव में पावर होगा, अगर आपको मिलता है भाई हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हमें मिलती है कितनी, 10 पावर -3, बताइए pH क्या है। तो भाई जितना भी ये नेगेटिव n बनता है, pH इसकी पॉजिटिव n होगी, वही n, यानी इसकी pH क्या होगी, +3 होगी। ठीक है, अगर आपको मिलता है 0.01 मोलर HCl की pH मालूम करें, तो इसको आप पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 10 पावर -2, सो pH क्या होगी, pH होगी +2। और दूसरी हिंट, यह भी बगैर सॉल्यूशन के, pH और pOH टोटल 14 के बराबर होता है। अगर आपको कहा जाता है भाई एक सॉल्यूशन है जिसकी pH है 4, बताइए pOH क्या होगा, तो टोटल तो 14 है ना, 4 या माइनस करो, pOH क्या होगा, 10। अगर आपको कहा जाता है एक सॉल्यूशन है उसकी pOH 8 है, बताइए pH क्या है, तो यानी 14 से आप 8 माइनस करेंगे, बाकी जो 6 बचेगी वो उसकी pH होगी।
ठीक है। और ये थ्योरी एज इट इज बुक में लिखे हुए हैं। और एक चीज़ ये टेबल बनी हुई है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के फार्मूले की, वो भी 7-8 एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने वर्बली आपको बता दिए, वो आपने याद करने के स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, वीक एसिड कौन से हैं। और ये नाम लिखे हुए हैं कि पीएच को हम मेजर करते हैं पीएच मीटर से, पीएच रोल से, पीएच इंस्ट्रूमेंट से, लिटमस पेपर से, टाइट्रेशन मेथड से, इनसे पीएच हम मेजर कर सकते हैं। और बुक में इतनी पेज के लास्ट में ये टेबल बनी हुई है, उसमें लिखा हुआ है रेंजेस पीएच के, मुख्तलिफ कलर्स की चीज़ें मिलती जाएंगी, उसकी पीएच के रेंजेस चेंज होते जाएंगे। ये भी अगर आप याद कर सकते हैं तो याद करें। तो ये हो गया आपका पीएच का टॉपिक। पीएच मेजर करने के लिए या टाइट्रेशन मेथड को यूज़ करने के लिए हमें एक चीज़ की नीड होती है जो रिएक्शन की एंड पॉइंट को शो करता है, रिएक्शन की कंप्लीशन को शो करता है, उसका नाम है इंडिकेटर। तो अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर इंडिकेटर्स एंड व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ इंडिकेटर। तो टाइट्रेशन मेथड में अगर आपने कोई एसिड और बेस, एक गिवन है एक अननोन है, दोनों चीज़ें आपने मिला दी, रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक होगा। वेट करेंगे, जब लिक्विड ठंडी होगी 2-4 घंटे गुजरेंगे, उसके बाद पता चलेगा रिएक्शन तो हुआ ही नहीं। अगर एक्सेस हम अमाउंट डाल देंगे रिएक्शन ख़राब हो जाएगा। तो इस वक्त हम क्या करेंगे, एसिड बेस के दरमियान एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो ये हमें शो करेगा कि भाई फलां कलर हो जाएगा, वरना रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, रिएक्शन एंड हो जाएगा। तो वो कौन सा केमिकल है, इंडिकेटर है, जो कि या तो वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा। इंडिकेटर्स आर वीक एसिड्स आर वीक बेसिस। इंडिकेटर्स का काम क्या होता है, गाड़ी के इंडिकेटर का काम क्या होता है, ड्राइवर की साइड को इंडिकेट करता है। तो केमिकल्स में जो इंडिकेटर होता है वो इंडिकेट करेगा एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन के अब रिएक्शन खत्म हो चुका है, अब आप ज़्यादा ये फला केमिकल इसमें ऐड ना करें। या इंडिकेट करेगा कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन बाय कलर चेंजेस। अब ये बड़ी जो है वो थ्योरी है, कौन कौन से इंडिकेटर कौन कौन से कलर चेंज करेंगे, उसका मैं आपको शॉर्ट समराइज दे रहा हूँ। ये भी आपको रट्टा लगाने में बड़ी आसानी, रट्टे वाली चीज़ें हैं ये, इसमें कॉन्सेप्ट या लॉजिक या प्रॉब्लम या फार्मूले तो है नहीं, तो इनको आप कैसे याद करेंगे। तो इधर मैंने लिखा है नेब, आजकल नेब का दौर चल रहा है। वैसे भी नेब माना न्यूट्रल सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। न्यूट्रल में कौन सा इंडिकेटर कौन सा कलर शो करेगा, एसिड में कौन सा इंडिकेटर कौन सा कलर शो करेगा, बेस में कौन सा इंडिकेटर कौन सा कलर शो करेगा। इंडिकेटर के 4 किस्म होते हैं, ULMP, ये बुक में लिखा है, यूनिवर्सल, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फिथोल, ये आपको भी मालूम होगा। तो पहला वर्ड नेब के नीचे मैंने सेलेक्ट किया है प्रेब, ग्रिप, ORY और CCPK। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लिटमस पेपर एसिड में कौन सा कलर शो करेगा, अगर आपको ये वर्ड याद है, पहला लफ्ज प्रेब, दूसरा ग्रिप, लिटमस दूसरे नंबर पे, एसिड में कौन सा, तो नेब Na एसिड दूसरे नंबर पे आता है। तो ये क्या होगा, ग्रिप और रेड कलर। तो जिस तरीके से भी आपको इजी लगे आप याद कर लें। अगर मिथाइल ऑरेंज हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो कौन सा कलर होगा, ऑरेंज। मिथाइल इंडिकेटर एसिड में डाल देंगे कौन सा कलर होगा, रेड। मिथाइल ऑरेंज बेस में डाल देंगे कौन सा कलर होगा, येलो। अगर हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड किया है, किसी सॉल्यूशन में कलर ब्लू आया है, बताइए वो कौन सा सॉल्यूशन है। यूनिवर्सल इंडिकेटर न्यूट्रल में डालेगा तो ये कलर आएगा पर्पल, अगर एसिड में आएगा तो रेड, अगर ब्लू कलर आया है तो माना वो कौन सॉल्यूशन है, बेस। तो इस तरीके से ये 12 कलर्स का चार्ट है, 4 इंडिकेटर्स हैं जो मुख्तलिफ कलर्स शो करते हैं। एक टॉपिक हमने छोड़ दिया जो मैंने इस लेक्चर के एंड में लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीडेशन नंबर। बाकी इससे पहले जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है बफर्स। ये सारे नेमिंग आपके लिए न्यू हैं लेकिन टॉपिक्स बहुत आसान है, थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए। बफर्स क्या हैं, बफर्स आर मिक्सचर्स। भाई मिक्सचर 2 किस्म के हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन। कौन सा मिक्सचर है बफर्स, सॉल्यूशंस। अच्छा, इनका रोल क्या है, ये पीएच को रेजिस्ट करेंगे। हम बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल फ्रूट्स, आर्टिफिशियल चीज़ें बनाते हैं, जूसेस बनाते हैं जो एक्सपायर नहीं होते हैं 2-2, 3-3, 4-4 महीने में, क्योंकि उनमें बफर्स डला होता है। बफर पीएच को रोकता है। हमारे बॉडी का ब्लड है, उसकी पीएच है 7.3। हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली बफर्स हैं जो ब्लड की पीएच को मेंटेन करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। अगर हमारे ब्लड की पीएच 7.3 से 7.4 चली जाए या 7.3 से 1 पॉइंट कम होकर 7.2 चली जाए तो या तो हम डेथ हो जाएंगे या हम कोमा में चले जाएंगे। तो 7.3 ब्लड की पीएच इतनी हमेशा क्यों रहती है, बिकॉज ऑफ बफर्स। तो बफर्स क्या करते हैं, पीएच को रोकते रखते हैं। ये बफर्स कैसे बनाए जाते हैं, ये आपको बहुत ही ईजीली आप बफर्स बना सकते हैं, बहुत ईजीली आप इक्वेशंस बना सकते हैं अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के फार्मूले याद हैं।
अगर फार्मूला याद है तो आप बफर्स आप इजीली बना सकते हैं। फार्मूला याद नहीं करेंगे तो पहले फार्मूला याद करें, फिर मेरा लेक्चर फॉलो करेंगे, आपको बहुत ईजी लगेगा और आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बफर्स के लिए हमारे पास एसिडिक साल्ट होना चाहिए। अब आपको पता है एसिडिक साल्ट कौन से हैं, मैंने कहा ना फार्मूले आपने याद करने। और उस एसिडिक साल्ट में जो वीक बेस हमने मिलाई है वो, इन दोनों को मिलाएंगे, रिएक्शन नहीं होगा, बफर सॉल्यूशन बनेगा। या फिर इसके उल्टा, अगर हम बेसिक साल्ट लेते हैं, बेसिक साल्ट बना जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो, और उसी की वीक एसिड मिलाएंगे तो भी बफर सॉल्यूशन बनेगा। और साल्ट की पहचान कैसे की जाती है इसका भी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। साल्ट में जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो बेस का, जो नेगेटिव पार्ट होगा वो एसिड का। जैसे KCl, जैसे NaOH, तो पॉजिटिव पार्ट NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है, और नेगेटिव पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर ये सॉल्ट बनाए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर ये सॉल्ट बनाए। तो ये बहुत ही मैं आपको आसान शॉर्ट हिंट्स दे रहा हूँ इन चीज़ों को याद करने के लिए। कम से कम थोड़ा सा कोऑपरेट आपको अपने आप के साथ करना है, अपने आप के साथ सिंसियर होना है, फार्मूले आपने याद करने हैं। किसी भी सॉल्ट के फार्मूले में जो पॉजिटिव आयन होगा वो बेस का होगा, जो नेगेटिव आयन होगा वो एसिड का होगा। तो अब आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप सपोज करें आपको याद है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपके पास वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें पॉजिटिव आयन क्या है H, नेगेटिव आयन क्या है OH। इसमें पॉजिटिव आयन क्या होगा बेस का पॉजिटिव आयन अमोनियम है, एसिड का नेगेटिव आयन Cl है, सॉल्ट क्या बनेगा अमोनियम क्लोराइड। अब इस सॉल्ट को हम क्या पढ़ेंगे एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है। अब मैंने बताया अगर आपके पास एसिडिक सॉल्ट है तो उसी सॉल्ट में जो वीक बेस है वो मिलाओ। तो अमोनियम क्लोराइड में बेस कौन सी इस्तेमाल हुई, अब कैसे हम जाने बेस कौन सी है। जो पॉजिटिव आयन है वो फ्रॉम बेस से लिया हुआ है, तो इसमें पॉजिटिव आयन क्या है अमोनियम। अब अमोनियम से बेस कौन सी बनती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम NH4Cl को NH4OH से मिलाएंगे तो बफर सॉल्यूशन बनेगी। तो यह इस तरह बनाए या इस तरह बनाए। तो कोई भी एसिडिक साल्ट और उसकी वीक बेस, या कोई भी बेसिक साल्ट और उसकी वीक एसिड, ये जब मिलाएंगे तो बफर्स बनेंगे। अब जो टॉपिक हमने छोड़ दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी बड़े प्रॉब्लम्स इसके बुक में डिटेल में लेंदी, मैं आपको हिंट्स बताता हूँ, उन हिंट्स में आप इजीली क्वेश्चंस ये सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये सोडियम, ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। इसको हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन एटम, इसको हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे चार्ज है -2, इसको हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन आयन, इसको पढ़ेंगे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो किसी भी सब्सटेंस में जो चार्ज वाली स्टेट है, ये इस पर कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, चार्ज स्टेट ये है ऑक्सीजन की। जो चार्जेस स्टेट होगी, जो आयोनिक स्टेट होगी, जो पोलर स्टेट होगी, जिसमें वैलेंसी शो की हुई होगी, उस स्टेट को हम क्या पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ये है ना वैलेंसी -2, ये ना चार्ज, ऊपर चार्ज रखी जाती है -2। तो किसी भी एटम पे जब कोई भी चार्ज आ जाए, माना वो उस एटम की चार्ज वाली स्टेट है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। और उस स्टेट पे एक नंबर होता है, जो चार्ज नंबर होगा कितना है -2। इस चार्ज नंबर को हम क्या पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज नंबर, वैलेंसी नंबर। और शुरू में मैंने आपको समझाया था वैलेंसी क्या है, कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो वैसे उस पर वैलेंसी बनेगी। ये तो हो गया ट्रू कॉन्सेप्ट। और कभी कभी ऐसा भी होता है ऑक्सीडेशन नंबर बना झूठी चार्ज, फॉर्मल चार्ज, जस्ट फॉर्मलिटी, हम खुद अपीयर करेंगे, क्योंकि हमें एक रूल साबित करना है कि तमाम एटम्स जो हैं किसी कंपाउंड के अंदर, उन सब पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का सम 0 होना चाहिए। हमें सम 0 बनाना है, उसके लिए जो भी उस पर चार्ज बनेगी वो हम लिखेंगे दैट इज अपीयरेंट चार्ज। उसके एग्जांपल्स में आपका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर हासिल करने के लिए पहले तो हमारे पास रूल्स है, मैंने 12 रूल्स लिखे हैं, बुक में शायद 8-9 लिखे हुए हैं। तो वो रूल्स कैसे हैं भाई, किसी भी फ्री एटम पे कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। किसी भी फ्री मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल पे कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। कोई भी कंबाइंड मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, NaCl, उस पे ऑक्सीडेशन नंबर कोई नहीं होगा। हाँ, जब एटम्स दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होंगे तो उन एटम्स पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो 1A ग्रुप के सोडियम, लिथियम, पोटेशियम पे हमेशा +1 चार्ज आएगी। 2A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उन पे +2 चार्ज आएगी।
3A ग्रुप का जो बोरान एल्यूमिनियम है +3 चार्ज आएगी। 4A का जो कार्बन सिलिकॉन है +4 चार्ज आएगी। 5A पे झूठी चार्ज +5A और ट्रू चार्ज -3 है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस। 6A ग्रुप पे जो ऑक्सीजन सल्फर है या तो +6 चार्ज आएगी या -2 आएगी। 7A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन पे चार्ज +7 आएगी या -1 आएगी। और 8A ग्रुप पे चार्ज 0 है। ये रूल्स अगर आपको याद हैं तो आप किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। और आखिरी रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल ये है जो आपको अपीयरेंट चार्ज देगा कि सम जो होगा तमाम ऑक्सीडेशन नंबर्स का वो 0 होना चाहिए। अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड HNO3, तो जो पूछ रहा हूँ उसकी चार्ज आपने अपीयरेंट बना के दिखानी है ताकि सम 0 बने। बाकी सबके लिए रूल्स फॉलो होंगे। तो हाइड्रोजन है 1A ग्रुप का, इस पे चार्ज होगी +1। O है 6 ग्रुप का, इस पे चार्ज होगी -2 और 3 एटम्स हैं। तो अब देखें प्लस का हमें 1 मिला और माइनस का हमें मिला 6। सम 0 कैसे बनेगा? नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आनी चाहिए ताकि सम 0 बने, ये हमें अपीयर करके दिखानी है। ये चार्ज बनेगी +5। +5 जब बनेगी तब इन सब का सम क्या बनेगा? सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड शुड मस्ट बी 0, तब सम बनेगा 0। तो ये चार्ज हमने अपीयर करके दिखाई खुद ताकि सम क्या बन जाए? 0। इसके बाद सल्फर के चार्ज क्या है? NH2SO4। सल्फर की हमें मालूम करनी है। तो सल्फर की मालूम करने के लिए बाकी को आप एडजस्ट करें। कैसे? H1A ग्रुप का है तो 1A ग्रुप पे चार्ज +1 होगी, लेकिन अभी हमारे पास 2 H हैं। और O 6A ग्रुप का है -2 चार्ज है, तो 4 पे कितनी होगी? -8। तो सम 0 कैसे बनेगा? कौन सा नंबर मिसिंग है? +6 नंबर मिसिंग है। तो सल्फर पे चार्ज क्या होगी? +6। इसी तरीके से मैंगनीज पे चार्ज क्या है? KMnO4 में। पोटेशियम 1A ग्रुप का है +1, ऑक्सीजन 6 ग्रुप का है -2 और 4 एटम है, तो आपके पास +1 है और माइनस के 8 है। बाकी प्लस के कितने होने चाहिए? जो कि मैंगनीज की चार्ज होगी वो होने चाहिए +7, ताकि ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या बने? 0। बार बार ये रूल फॉलो कर रहे हैं, सम हमें 0 बना के दिखाना है। इसीलिए हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इज अपीयरेंट चार्ज। अब 3 एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ, 3 और एग्जांपल देता हूँ, इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? H2O, जिसकी मालूम करनी है उसके लिए रूल नहीं फॉलो करना, उसके लिए ये रूल फॉलो करना है। तो हाइड्रोजन 1A ग्रुप का है, 2 एटम है, 1A ग्रुप के एलिमेंट पे +1 है, 2 एटम पे +2। तो 2 ऑक्सीजन पे कितने होने चाहिए ताकि सम 0 बने? -2। तो 1 पे कितना हुआ? 1 पे -1। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 ऑक्सीजन इज -1। ऑक्सीजन एंड कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम 2A ग्रुप का है +2, तो ऑक्सीजन पे -2 बनेगा ताकि सम 0 बन जाए। क्रोमियम पे K2 पे 1 है, 2 एटम है, तो यानी ये हो जाएंगे +2। O पे -2 है, 7 एटम है, तो ये हो जाएंगे -14। ठीक है। अब बाकी क्या रहता है? +12। तो +12 यानी 1 क्रोमियम पे +6, 2 क्रोमियम पे +12, तो क्रोमियम की क्या मिली? +6। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर हासिल कर सकते हैं। तो 7 चैप्टर के तमाम जो मेन और सारे कॉन्सेप्ट्स जो थे आपने शॉर्टली, लॉजिकली, कॉन्सेप्टिवली अभी आपने क्लियर किए हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं आपको याद करने के लिए। थियोरेटिकल चैप्टर्स में यही मसला होता है, याद करने की बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, बाकी जो है वो समझने के कॉन्सेप्ट कम होते हैं। तो बेटा ये फर्स्ट ईयर का कोर्स हमारा कंप्लीट हुआ है इतने थोड़े से टाइम में, शॉर्ट टाइम में, और हमने कोई भी चीज़ स्किप नहीं की है। हमने इसके अलावा 0 चैप्टर भी पढ़ लिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक लेक्चर में आपका रखूँ जिसमें मेन MCQs जो हैं फर्स्ट ईयर के वो रखूँ, ताकि एक थोड़ी सी आपकी रिवीजन हो जाए। बाकी इंटर आपने फ्रेश पढ़ी है, अल्लाह आपकी हेल्प करेगा, वो आप खुद तैयारी करें, वैसे भी टाइम भी बहुत कम है। और तो अगला हमारा जो लेक्चर होगा लास्ट, इसके बाद उसमें मैं आपको थोड़े कुछ MCQs दूंगा, उनमें हम रिवीजन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।